कि आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विक्रम सिंह सिंधु जी और खंडाखेड़ी हरियाणा हिसार हरियाणा से है और वो जैविक खेती पर उत्कृष्ट मार्गदर्शन देने वाले हैं। तो उनके बारे में उनका परिचय देते हैं। आदरणीय विक्रम सिंह एक पुलिस जवान कांस्टेबल पद पर थे और फिर भी उन्होंने जैविक की तरफ अपने कदम बढ़ाए। तो इसका कारण उनके यहाँ कैंसर की बढ़ती हुई आबादी, बहुत सारे किसान के संख्या कैंसर की बढ़ रही थी और इनको बचाने के लिए विक्रम सिंह भाई साहब ने अपना कदम जैविक की तरफ बढ़ दिया और उन्होंने 12,000 किसानों से लाभान्वित किया है और वह जहर मुक्त खेती का ट्रेनिंग भी देते हैं। हर माह खेत में ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं और पिछले 11 सालों से लगातार अपनी सैलरी का 80% का हिस्सा वो किसानों के ऊपर खर्च करते हैं और उन्होंने 400 किसानों का बीमा का प्रबंधन किया है। सरकार से आज भी अभी तक किसी मदद भी नहीं है और भी इन्होंने किसानों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और किसान खेती के लिए बीज बाजार से न लेकर खुद का बीज खुद तैयार करे और वो किसान को निःशुल्क देते हैं। ऐसे इन्होंने अपने खेत में एक रोल मॉडल मॉडल भी लगाया है जिनके 100 से ज्यादा तरह के पौधे एक साथ लगाए हुए हैं। इनके इस कार्य को संपूर्ण भारत से ही नहीं बल्कि भारत के बाहर से भी लोग देखने के लिए और सीखने के लिए आते हैं। और ऐसे आज के हमारे आदरणीय विक्रम सिंधु जी को मैं पतंजलि योगाहार कार्यक्रम, पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश और पतंजलि ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूट हरिद्वार की इस योगाहार मंच पर ससम्मानित आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय विक्रम सिंह भाई साहब। राम राम जी सभी किसान साथियों को। मेरा नाम विक्रम सिंधु, गांव खंडाखेड़ी, जिला हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ। जैसे बहन जी ने बताया वह पिछले 11 सालों से हम किसानों के साथ काम कर रहे हैं। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जो भी नाम देना चाहो, जैसे भी आप समझना चाहो, हमारा मेन उद्देश्य ये है जी भी किसान अपने खेत में यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड ना डाले। इसकी जगह पे वो जो हमारे 40-50 साल पहले जो तरीका हमारे बुजुर्ग अपनाया करते, वो तरीका अपनाए जिसमें बीज हमारा, खाद हमारी, मेहनत हमारी, तो बाजार से इनपुट नाम की कोई भी चीज नहीं डलती, जिससे किसान का खर्चा कम होता है जी। कम क्या होता है नहीं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिस पर खर्च करना पड़ता है। जैसे पानी की व्यवस्था करनी है तो डीजल लगाना पड़ेगा, आपने बिजली का कनेक्शन लेना पड़ेगा। तो ये जो बुनियादी खर्चे हैं ये तो होंगे, लेकिन और जो अभी आम किसान करने लग रहे हैं, हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद, रासायनिक दवाइयां, उस तरह के खर्चे किसान साथी ना करे। दूसरा, वो अपने उत्पाद को अपनी शर्त पर बेचे। 11 साल पहले जब हमने इस मुहिम को शुरू किया तो यही चीज समझ में आई भाई किसान आज की डेट में सबसे ज्यादा परेशान है। वो क्यों है? क्योंकि उसके उत्पाद को खरीदने वाला उसका भाव तय करता है भाई, और इससे अलग जो बाजार में जितनी सारी चीजें उनके भाव बेचने वाला तय करता है। तो बेचने वाला को पता होता है भाई आपकी इसमें इतना खर्चा लगा है, इतना आपका मार्जिन है और मैं इतने में बेचूंगा तो मेरे को इतना मुनाफा होगा। किसान ही एक ऐसा वर्ग है जिसको इस
लाभ से वंचित रखा गया है। किसान अपने उत्पाद को बाजार में लेकर जाता है, वो खरीदने वाला आड़ती जो होता है वो उसके मूल्य तय करता है और किसान उसको उसी मूल्य पर बेच कर आ जाता है। तो हमने इन दो मुद्दों पर अपना कैंपेन शुरू किया था, भाई किसान अपने खेत में इनपुट नाम का कोई भी खर्चा ना करे और जो उत्पाद उसके खेत में आउटपुट पैदा हो वो अपनी शर्त पे बेचे, भलाए वो बाजार में बेचे, भलाए वो होम डिलीवर करे। तो इन दो मुद्दों को ऊपर 11 सालों से काम कर रहे हैं जी। किसान साथियों के साथ खेत में प्रशिक्षण केंद्र बना रखा है, जहां बीज से लेकर बाजार तक की संपूर्ण व्यवस्था कराने की कोशिश है हमारी, वे किसान साथियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब मैं ये बताना चाहूंगा आपको, भाई जैसे बहन जी ने मेरे को बताया भाई हम ऐसे 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 काम कर रहे हैं, तो बुनियादी बातों का तो मेरे ख्याल में आप सब लोगों को पता है जी, सब समझदार किसान साथी जुड़े हुए हैं। भाई हमारे को यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? समय बताएंगी बहन जी कितना है मेरे पास? जी आप आधा घंटा 7:30 बजे तक आपका ठीक स्पीच। ठीक ठीक है जी। तो इसकी शुरुआत करी गई थी जी, हमारा दूसरा वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो जो रासायनिक हथियार बनाने वाले कारखाने थे उनका धंधा चौपट हो गया, तो उनने उन कारखानों में रासायनिक हथियारों की जगह रासायनिक खाद बनाना शुरू कर दिया। और ये जो विकसित देश हैं इनका सारा ये एजेंडा चल रहा है, विकासशील देशों के ऊपर वो थोप दिया गया। अब यूरिया एनपीके है, इसके अंदर पोटाश डालते हैं खेत में। हमारे यहाँ पंजाब के किसान साथी 1 एकड़ का आलू के खेत में 25-25 कट्टे पोटाश के डाल देते हैं जी। ये पोटाश का मतलब जहर, वो उसके अंदर डाल रहे हैं। तो धीरे 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 ये हार्ट, लीवर, बीपी, किडनी, सोराइसिस के जितनी भी समस्या आनी शुरू हुई, लोगों की समझ ने काम करना शुरू किया। जैसे आप योग कर रहे हो, अभी योगा की क्लास चल रही थी, मैं देख रहा था। योग कर रहे हो आप और उसके तुरंत बाद आपने आधा घंटा बाद अपना जो भी खाना खाया है उसके अंदर अनाप शनाप मात्रा में घातक रासायनिक खाद और दवाइयां डाल रखी हैं। तो जो आपके शरीर ने योग करने से फायदा होया, उस रासायनिक युक्त भोजन ने उसको फिर खराब कर दिया आपके शरीर को। तो सबसे अहम मुद्दा है जी ये, भाई हम यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड ना डालें। हमारा ग्राउंड वाटर इससे खराब हो रहा है, पर्यावरण इससे खराब हो रहा है, किसान की जमीन इससे खराब हो रही है, किसान का स्वास्थ्य इससे खराब हो रहा है और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी आर्थिक हालात भी खराब हो रही है, क्योंकि एक हिस्सा हमारी कमाई का तो बीमारी का इलाज में चला जाता है। और इन सब से अलग जो आनुवंशिक गुण बदलने लग रहे हैं लोगों के, वो भी इन्हीं से बदलने लग रहे हैं। जेनेटिक गुण जो ये बीज आए हैं, जेनेटिक मॉडिफाई बीज, इन्होंने सारे मानव समाज को डिस्टर्ब कर दिया है। बच्चा हो या बच्ची हो, वो अपने माँ बाप के पास घर पे भी सुरक्षित नहीं है, बाहर समाज से तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तनाव में इतना रहा है आदमी, आप बस में किसी साथी को ये नहीं कह सकते भाई आप थोड़ा सा आगे वो लीजिए, वहीं झगड़ा होकर शुरू हो जाएगा, सहन शक्ति जीरो होगी। तो अगर थोड़ा सा हम विचार करें, इन सभी समस्याओं की मूल जड़ यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड है। किसान अपने खेत में जो अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग करता है, उसी की समस्या के कारण ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर हम इस जड़ के ऊपर काम करेंगे तो हमारे समाज में जो चारों तरफ इतनी सारी परेशानियां हैं, इनसे हम पार पा सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए 11 साल पहले जब ये कैंपेन शुरू किया तो मेरे को भी किसी चीज की ज्ञान नहीं था जी। वो धीरे 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 आप जैसे किसान साथियों से मिला पूरे हिंदुस्तान में जाकर, वहीं से मैं सीख कर आया और फिर यहाँ हमने किसानों को सिखाना शुरू किया। तो जो जैविक खेती का मेन उद्देश्य है मेरा, इसका जो तरीका है, आप भी लग रहे हैं पतंजलि ने भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा था, मेरे साथी गए थे वहां, और भी कई सारे
लोग जुड़ रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में आया कि हर एक आदमी अपने नाम को ऊपर उठाने के लिए, भाई मन ने कुदरती खेती चला दी, किसी ने प्राकृतिक खेती चला दी, किसी ने शून्य बजट खेती चला दी, किसी ने जैविक खेती चला दी। यही सारे लोग जो इनकी अगुवाई कर रहे हैं, उन्हीं में भ्रम पैदा हो रहा है। वो कह रहे हैं जैविक खेती अलग है जी, प्राकृतिक खेती अलग है, शून्य बजट खेती अलग है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को खोल के सोचोगे तो कुछ अलग नहीं है जी। 50 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग खेती करा करते वही है खेती। मेन मुद्दा हमारा ये है भाई, हमने बाजार से लेकर कुछ भी चीज इसके अंदर नहीं डालनी, हानिकारक रसायन नहीं डालने। नाम आप कुछ भी दे लीजिए इस खेती को। तो सबसे पहले कोई भी किसान साथी ये नहीं सीखना चाहता भाई, जमीन ने प्रोडक्शन देनी है, जमीन ने पैदावार देनी है, और जब तक हम जमीन पर काम नहीं करेंगे तो हमारे को अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तरीका कोई भी हो, तरीके का ऊपर जोर है, लेकिन उसकी मेन नींव पर काम नहीं कर रहा कोई। तो जमीन की तैयारी करने के लिए जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई किसान साथी रासायनिक से जैविक की तरफ मूव करता है, शुरू करता है जैविक खेती, तो सबसे पहले वो अपने खेत में तुलसा लगाए। तुलसी जो अपने घर पे लगाते हैं, तुलसा लगाने के बाद जब वो 1-1.5 फुट की तुलसा हो जाती है तो उसको खेत के अंदर ही मल्च कर दे, बहा दे जी खेत में बहाने के बाद फिर हमने क्या करना, पर एकड़ 7 से 8 ट्रैली देसी गाय का गोबर वो हमारे खेत में हमने डालना है। और डालने के बाद जब उसका बांध बनाएंगे हम, तो पानी लगाएंगे जी। पानी के साथ 2000 लीटर गो कृपा अमृत बैक्टीरिया कल्चर हमने उस एकड़ में बहाना है अपने साथ। जब हम 2000 लीटर बैक्टीरिया कल्चर अपने उस खेत में बहाएंगे तो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं हमारे खेत को चाहिए, वो जीवाणु उसके अंदर चले जाएंगे। उनका भोजन गोबर के रूप में हमने पहले डाल दिया, तो वो वहीं अपनी कॉलोनी स्थापित कर लेंगे। उसके बाद जमीन, ये तो था जी जमीन के ऊपर काम। जमीन पर काम करने के बाद हमने जो दूसरा आता है बीज बोना। तो बीज बोने से पहले हमने बीज का बीजोपचार करना है, ये बिल्कुल ध्यान में रखनी है चीजें। और फिर बिजाई का तरीका, बिजाई का तरीका जी उचित दिशा और दूरी का नियम का पालन करना है हमने। भाई कोई भी बीज लगाना है, जैसे गेहूं का बीज कम से कम 1 फुट बाय 1 फुट का बिछा होना चाहिए, सरसों का बीज 4 फुट बाय 4 फुट का होना चाहिए। हम यहाँ बाड़ी लगाते हैं, नरमा कहते हो गया और लोग, नरमा बाड़ी कपास, इसका कम से कम 5 फुट बाय 5 फुट का बिच्चा होना चाहिए जी। तो इस तरह से हर एक फसल का उचित दिशा और दूरी का नियम का पालन करना है हमने। उचित दिशा का मतलब सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर उचित मात्रा में पड़े, और उचित दूरी का ये है जी उसके अंदर से हवा क्रॉस हो सके, उस पौधे को फलने फूलने का उचित अवसर मिल सके। हमने बिजाई का तरीके के बाद उसके बाद आता है जी सिंचाई का। सिंचाई में अगर आप समझोगे, गेहूं की सिंचाई में कोई किसान साथी मेरे साथ संवाद करेगा 2 मिनट के लिए, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। गेहूं का बीज कितना लगाते हो जी? जी ओम 1 कुंटल। 1 एकड़ में 1 क्विंटल बीज लगाते हो आप? जी 1 क्विंटल बीज हम लगाते हैं सिर्फ 2 से 5 किलो। उसका कारण क्या है जी आप इतना बीज लगाते हो? बीज कंपनियों ने हमारे दिमाग का वाश कर दिया, माइंड वाश कर रखा है। भाई आप जितना ज्यादा बीज लगाओगे उतनी ही ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगी, लेकिन है इसका ठीक उल्टा। हम जितना कम बीज लगाएंगे उतनी ही प्रोडक्शन हमको ज्यादा मिलेगी। इसको अगर आप समझो तो अभी जो किसान साथी मेरे साथ संवाद कर रहे थे वो करते रहिए। जहाँ एक बीज डलता है जी गेहूं का, वहां फुटाव कितने होते हैं, कल्ले कितने बनते हैं गेहूं के? जो 1 कुंटल बीज होता है उसमें फुटाव की गुंजाइश रहती नहीं है, 2-4 बस। ठीक है जी, आपके 2 पकड़ लेता हूं मैं। उस एक फुटाव के ऊपर जो बाली लगती है, उस बाली में दाने कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 35-40। ठीक है जी, और आपने 100 किलो बीज लगाया, गुणा 2, दुगना हो गया। पर बीज से 2 कल्ले निकल गए तो 200 किलो हो गया। और पर कल्ले से 35 दाने निकले तो 200 गुणा 35 करोगे आप तो 7000
आपने किलो लगाया है बीज, तो वहां आपकी प्रोडक्शन उत्पादन भी किलो में आया। 7,000 किलो गेहूं आपको मिली। अब इसका जो आपने प्रोडक्शन लिया, वो आपके खेत में लिया कितना 100 किलो डालने के बाद? 18 कुंटल। 18 क्विंटल का मतलब 1800 किलो। और यहाँ जो कैलकुलेशन जिस हिसाब से आपने बताई है वो बन रही है 7,000 किलो। तो बीच का जो 5200 किलो गेहूं है वो कहाँ गया? अब ये तो पता नहीं कहाँ गया। नहीं, ये मैं बताऊंगा जी, ये आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो इतना जो बीज आपने डाल लिया है, उतने बीज की जरूरत हमारे खेत को नहीं है। आप कम से कम बीज डालोगे तो वो जो फुटाव देखोगे आप, 20, 25, 30, 40 फुटाव, 100 फुटाव तक आ जाते हैं जी। एक कल्ला, एक पौधे का 100 कल्ले फूट जाते हैं, क्योंकि उसका ऊपर उचित सूर्य का प्रकाश पड़ता है, हवा क्रॉस होती है। चौथी क्लास में थे हम जब हमारे को पढ़ाया करते, भाई पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश से भोजन लेता है, और हम इतना बीज डाल देते हैं वो ऐसे हो जाता है गेहूं का फसल या कोई भी फसल। तो ना तो उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता, ना उसके अंदर से हवा क्रॉस होती, जिस वजह से पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं ले पाता। ये कारण है जी। तो इसमें अगर किसी किसान साथी ने बीच में ये कह रहे हो भाई नहीं मैं इस बात को नहीं मानता जो आपने बताई है, तो मैं आपका संशय दूर करने की कोशिश करूंगा पूरी पूरी। अगर आपके समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलता हूँ जी। जी, सदन में किसी का प्रश्न हो तो इस बात पर पूछ सकते हैं। आदरणीय वर्मा जी, अशोक पटेल जी जो हैं नर्मदापुरम से, वो ये संवाद को बढ़ा सकते हैं। समझ में नहीं आई, समझाओ। ऐसा है जी, आप इन किसान साथी ने बताया मेरे को भाई इन्होंने 100 किलो बीज लगाया 1 एकड़ में, और जहां एक दाना बीज का पड़ता है वहां 2 फुटाव होते हैं, 2 कल्ले बनते हैं। तो जो 100 किलो बीज था वो दुगना हो गया 2 कल्यां के रूप में, और फिर ऊपर बाली आई 1 कल्ले पे जिसमें 35 दाने लगे, तो वो 35 गुना हो गया। अगर इनकी कैलकुलेशन करोगे तो आप 7,000 किलो प्रोडक्शन आई आपके खेत में, और इनके खेत में आ रही है 1800 किलो। तो बीच का जो 5200 किलो का गैप है वो प्रोडक्शन कहाँ गई, ये पूछा मैंने। वो प्रोडक्शन हुई ही नहीं। इन्होंने जो पौधे देखे हैं वो खेत के चारों तरफ के देखे हैं, ड्योल के ऊपर के, मेड के ऊपर के, और वो पौधे 2, 3, 4 फुटाव भी होंगे, और उनकी बाली में दाने भी ज्यादा होंगे। लेकिन अगर हम खेत के अंदर घुसेंगे तो वहां एक एक कल्ला मिलेगा बिल्कुल कमजोर, और उसके ऊपर छोटी छोटी बाली मिलेगी जिनमें 15-15, 20-20 दाने होंगे। तो इन्होंने जो उदाहरण दिया है वो खेत के चारों तरफ का दिया, और वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। खेत के चारों तरफ जो मेड के ऊपर पौधे होते हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश लगता है, सबसे ज्यादा हवा उसके ऊपर लगती है, इसलिए वो थोड़ा सा और खेत वाले पौधे से मजबूत होता है। अगर हम पूरे खेत में 1 फुट बाय 1 फुट पे गेहूं लगाएंगे तो हवा भी क्रॉस होगी, सूर्य का प्रकाश भी लगेगा उसके ऊपर उचित, और वो जो आपकी गेहूं कहाँ चली गई ये कह रहे हो वो आपको पता चल जाएगा, वो आपकी प्रोडक्शन में शामिल होगी। 7,000 किलो तो नहीं होगी, लेकिन जितना बीज आपने लगाया है उस हिसाब से आपको उचित मात्रा में मेरे ख्याल में 25 क्विंटल का आसपास मिल जाएगी, 20-25 क्विंटल के बीच में। ये 1 फुट कैसे लगाएंगे, एक हाथ से रोपेंगे क्या? देखिए, हाँ, ये ऐसे संवाद करिए जी तब बात बनेगी। अगर आप हाथ से लगाओगे तो सिर्फ 2 किलो बीज लगेगा। अगर आप मशीन से ही लगाते हो, जो ट्रैक्टर वाली मशीन है उसमें समझियो जी, ये आपके 4 वो बिजाई के वो चल रहे हैं पूरे, जो बीज छोड़ते हैं अड़, मान लो इसको 1, 2, 3, 4 मशीन में ये चलते हैं। तो आपने करना क्या है, एक बंद कर देना है, एक चालू रखना है, एक बंद कर देना है, एक चालू रखना है। इससे गैप मेंटेन हो जाएगा जी, खूड से खूड का, लाइन से लाइन का गैप मेंटेन हो जाएगा उससे। समझ में आई जी? और इसके उसके बाद जो अंदर बीज उठाती है नहीं वो चक्री, जिसमें छेद होते हैं, उस छेद में फंस के गेहूं नली के द्वारा वहां जाता है। तो वहां आपने
2 छेद बंद कर देने हैं, 1 खुला रखना है, 2 बंद कर देने हैं, 1 खुला रखना है। इससे क्या होगा, नाली से नाली की दूरी भी होगी और पौधे से पौधे की दूरी भी उचित होगी। और सर डीएपी की जगह क्या देना है? डीएपी नहीं देना जी, डीएपी की जगह तो हमने 8 ट्रैली जो अपने देसी गौ माता का गोबर था वो डाल दिया और फिर उसके ऊपर गो कृपा अमृत छिड़क दिया। तो गो कृपा अमृत के बैक्टीरिया उस गोबर के खाद को आपके डीएपी में बदल देंगे। डीएपी नहीं, 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत है जमीन को। उन 17 के 17 पोषक तत्वों की पूर्ति वो गो कृपा अमृत का कल्चर बैक्टीरिया करेगा आपके खेत में। और नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे करेंगे सर? नाइट्रोजन की वही तो बताया मैंने, 17 तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति जो गो कृपा अमृत का नाम लिया उसके अंदर है नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया जो हवा में 78% नाइट्रोजन है जी, उसको अपनी जमीन में पहुंचाने का काम करेंगे जो प्राकृतिक नाइट्रोजन है। परंतु आजकल इतना गोबर मिल नहीं रहा है जितना आप कह रहे हैं। 8 ट्रैली डालनी पड़ेगी जी एक बार आपने, क्योंकि आपके खेत में जो जीवाणु बैक्टीरिया कल्चर के माध्यम से हम खेत में डालेंगे उन जीवाणुओं को वहां रहने के लिए उचित वातावरण देना है आपने। तो जो देखिए ये फसल है, कोई भी फसल, ये एक हिस्सा नीचे का है जो वो जमीन का है, ऊपर वाला हिस्सा पशु का है और ऊपर वाला हिस्सा मानव का है। कोई भी फसल हो, ज्वारी की ऊपर वाला मानव का, बीच वाला पशु का, गेहूं का भी ऐसे ही, हर एक फसल पर यही नियम लागू है। तो मानव तो अपना हिस्सा ले रहा है, पशु को भी दे रहा है वो हिस्सा, लेकिन जो जमीन में वापस जाना चाहिए उस जमीन वाले हिस्से को हमने या तो बेचना शुरू कर दिया या आग लगाना शुरू कर दिया। वो था उन बैक्टीरिया का भोजन जो हमने अपने स्वार्थ में खत्म कर दिया। तो उस जब तक वो आप नहीं डालोगे उसके अंदर, इतना आपको एक बार 8 ट्रैली 1 एकड़ में गोबर की खाद डालनी पड़ेगी उस बैक्टीरिया का भोजन का रूप में। नहीं, गोबर की खाद कैसी, सड़ी हुई डालना, कैसी डालना? वो अगर सड़ी हुई डालोगे तो बहुत बढ़िया है जी, लेकिन वो छांव में सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर सूखी भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें जी। जी सर। जी आदरणीय मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश के जिला आगरमालवा से बोल रहा था। जी जी। मेरा सुझाव ये था कि आपकी जो 2 एकड़ जो जमीन बोल रहे हैं आप, एक एकड़ जी, वो कितने हजार स्क्वायर फीट की है ये थोड़ा वो बताएंगे है जी आप? 200 फुट लंबी, 220 फुट चौड़ी, या 220 फुट लंबी कह लो और 200 फुट चौड़ी कह लो, 200 बाय 220। 200 बाई 220। जी। इसके अलावा गेहूं की जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आप, वो कौन सी वेरायटी का गेहूं लगाते हैं उसमें, और बिजाई का तरीका क्या है आपका? बिजाई का तरीका हम हाथ से भी लगा देते हैं जी, और मशीन के जो ट्रैक्टर के पीछे मशीन हो है उस मशीन से भी लगाते हैं। उस मशीन में 5 किलो बीज लगता है। मशीन से 5 किलो और हाथ से लगाते हैं तो कितना बीज 2 लगाते हैं? किलो 2 किलो है जी। लगाते हैं पूरे? हाँ 2 किलो। जी। और पौधे की रोपाई से रोपाई कितनी दूर रहती है उसकी चारों 1 तरफ? फुट बाय 1 फुट बाय 1 फुट। 1 फुट बाय 1 फुट। जी। और प्रोडक्शन कितना कुंटल आता है? देखिए मैं बताता हूँ, जो हाइब्रिड बीज है उनका तो हमारे यहाँ आता है 60 क्विंटल 65 क्विंटल, और उसके बाद C306 सरबती 306 इसका प्रोडक्शन आता है 25 से 30 मन। जी। बंसी गेहूं का आता है 40 मन के करीब, पैगंबरी गेहूं का आता है 30-35 मन के करीब। इस तरह से प्रोडक्शन ले रहे हैं जी। बंसी गेहूं का 40 मन के मतलब यानी कितना कुंटल हुआ? 16 क्विंटल। 16 कुंटल। जी। 8 कुंटल बीघे के हिसाब से हो गया तो बराबरी तो आ रहा है हमारे और आपके क्षेत्र में। नहीं फिर मैं ये कहाँ कह रहा हूँ आपको भाई आप हम ज्यादा ले रहे हैं आपसे, मैंने जी तो बीज ज्यादा जो डाल रहे हो नहीं आप उस जी विषय को क्लियर कराया है जी, ये जी कैलकुलेशन जी देकर। जी 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 जी। जी।
ये जैविक में कहाँ रहे, जैविक में तो कम आता है ना अपने, जैविक में नहीं, पैदावार नहीं, कहाँ 8 जाती? कुंटल आता है अशोक जी, 8 कुंटल आता जैविक में है। तो 4 कुंटल आ रहा है हमारा, 4 कुंटल प्रति एकड़। हमारा तो आ ही नहीं रहा है, कौन कैसा आ रहा है, भगवान जाने कहाँ से आ रहा है। 1 एकड़ में 4 कुंटल हो रहा है सर यहाँ पे। अच्छा, नहीं देखिए मैं बताता हूँ जी, हमने अब मान लो आज हम बात कर रहे हैं, आज कोई नया किसान साथी जुड़ गया और उसका उत्सुकता होगी भाई मैं भी जैविक खेती करूंगा, वो जैविक खेती करनी शुरू कर देता है, लेकिन वो अच्छे से इसको सीख के समझ के और ठीक ठाक अपने खेत में इन प्रक्रियाओं को लागू करेगा, तभी तो उसको उत्पादन मिलेगा जी। हम उत्सुकता बस एकदम तैयार हो जाते हैं और अपने खेत में कर देते हैं जी, हम यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड नहीं डालेंगे और जैविक खेती करेंगे, लेकिन ये आपने यूरिया डीएपी बंद कर दिया, उसके अवज में आपने जो चीजें करनी थी वो नहीं कर पाते। ये खास समस्या रहती है जी किसान के साथ, और इसके ऊपर कोई भी मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से मिला हूं मैंने, उनके साथ वाद विवाद भी करे, भाई आप बुनियाद है हमारी जमीन, जमीन के ऊपर काम करने के लिए आप कह नहीं रहे, रटी रटियाई बातें कह रहे हैं जी, जीवामृत डालो घन जीवामृत डालो। अरे सर जी मैं बोल रहा हूँ कि ये सब प्रक्रिया करने के बाद में भी पैदावार नहीं हो रही, कहीं का हो कोई आदमी ऐसा बुद्धिमान, आपने कोई बनाया हो, तो मेरे यहाँ खेत है 5-6 जी। साल से बिल्कुल जैविक है, ऑर्गेनिक, उसमें जी। गेहूं पैदा नहीं हो रहे हैं, कोई हो तो मैं उसका पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, और सब चीजें मेरे पास A to Z चीज। ये मेरा भाषण चल रहा है, मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, गेहूं पैदा नहीं हो रहा है 10 कुंटल 12 कुंटल से ज्यादा एक एकड़। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ जी आप सब साथियों को, आप अपनी लोकेशन भेज दीजिए, मैं आपके आसपास का ही मेरा किसान साथी वो आपके पास बात करेगा, आपसे मिले भीगा, आपका खेत भी देखेगा और आप भी उसका देखना। मध्य प्रदेश के बहुत सारे किसान साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, मैं उनके साथ आपका संपर्क करवा दूंगा। तो कोशिश यही रहेगी हमारी पे किसी भी किसान साथी को समस्या ना हो। नहीं, कौन सा किसान है सर, हम भी बहुत से किसानों को जानते हैं मध्य प्रदेश में, नाम बताओ आप, कौन सा किसान है होशंगाबाद के आजू बाजू? रतलाम से भरतलाल पाटीदार, नरसिंहपुर से कम 16-17 किसान साथी हैं जो ट्रेन में बैठकर हमारे पास आते हैं, हमारे कार्यक्रम में जो साल में हम एक बार करते हैं। नरसिंहपुर से अब मैं घर पे बैठा हूँ जी, खेत में बैठा होता तो मैं रजिस्टर खोल कर आपको उनका नाम, बाप का नाम और उनका मोबाइल नंबर अभी बता देता। ठीक है सर, बाद में ले लेंगे। रेवा से भी है जी, रेवा से भी है, हमारे दिल्ली में रहते हैं, खेती रेवा में बहुत सारे हैं, वो हम 1 to 1 कर लेंगे जी अलग से, अभी हम सारा ग्रुप में बात कर रहे हैं। हाँ तो जी। इससे आगे अगर हम आप प्रक्रिया बताओ, फिर बाद में अपन इस पर चर्चा करेंगे, प्रक्रिया बताते जाओ। इससे आगे जब हम चलते हैं तो सिंचाई वाला जो प्रोग्राम है उसको हमने समझना पड़ेगा। जैसे सिंचाई का विषय आता है, जमीन तैयार कर दी, बिजाई कर दी हमने, उसके बाद सिंचाई का तरीका जैसे अब फिर हमारा और आपका दोनों का मतभेद होगा इस बात के ऊपर। गेहूं की फसल में हम 50 दिन बाद पहला पानी लगाते हैं, उसका कारण क्यों है वो समझिए आप। जब हम 21 दिन बाद, 20 दिन बाद, 23 दिन बाद पानी लगाते हैं तो पूरे खेत में फल्ड इरिगेशन करते हैं, जिससे होता क्या है जी, जमीन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पौधा अच्छे मजबूत नहीं हो पाती। इस 1 मिनट जी, मेरा फोन बीच में बच गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जी, 50 दिन बाद पानी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उसका वैज्ञानिक कारण है जी, क्योंकि 30 दिन तक की नमी तो जब हमने गेहूं की बिजाई करी है उस गेहूं की फसल खेत में है वो नमी, और 20 दिन हमने ऊपर लेकर जानी है। क्यों लेकर जानी है? ताकि पौधे की जड़ें पानी की तलाश में थोड़ा सा और जमीन की गहराई तक जाएं और वो बड़ी हो, मजबूत हो, इसलिए हम 50 दिन बाद पानी लगाते हैं। दूसरा मुख्य कारण क्या है, हमने पानी लगा दिया जी, पानी लगाने के बाद खरपतवार भी साथ की साथ उग जाएगा, और वो खरपतवार अपने गेहूं की फसल से भी बड़ा हो जाएगा। अगर हम 50 दिन बाद पानी लगाएंगे तो हमारी गेहूं की फसल लगभग 1 बिलेंथ की इतनी होगी,
और जब हम 50 दिन बाद पानी लगाएंगे तो जो खरपतवार उगेगी उसको गेहूं की फसल ग्रोथ नहीं करने देगी। उगे तो तब भी गी, लेकिन ग्रोथ नहीं करने देगी। अगर उगगी और फिर भी परेशानी कर रही है तो हमने जो 1 फुट बाय 1 फुट का आपको तरीका बताया है, हम हाथ से चलने वाले जो औजार हैं उनसे उसकी निराई गुड़ाई कर देंगे तो खरपतवार का कंट्रोल हो गया। हमने सिंचाई के माध्यम से कर लिया। और दूसरा, 50 दिन बाद पानी लगाने का क्या फायदा है जी? 50 दिन बाद पानी लगाएंगे पौधे की जड़ें मजबूत करने के लिए। अब जब हमारी फसल पक कर तैयार हो जाती है तो हवा में वो गिर जाती है, उसकी जड़ें मजबूत हैं इसलिए वो गिरगी, प्रोडक्शन कम होगा। अगर उसकी जड़ें मजबूत होंगी और लास्ट में जब फसल तैयार हो जाएगी तो वो गिरेगी नहीं। अगर गिर भी गई ज्यादा हवा चलने के कारण तो वो गोड्डी लगा के फिर उठ जाएगी, यानी कि वो अपनी जड़ की ताकत के हिसाब से थोड़ा सा मुड़कर फिर सीधी खड़ी हो जाएगी। ये तरीका आप थोड़ी थोड़ी मैं करके देख लेना, तब आपको विश्वास होगा। 50 दिन बाद सिंचाई करने के ये 2 मेन मुख्य वैज्ञानिक कारण बताए हैं जी आपने। अगर किसी के साथ बात करोगे तो वो आपको और अच्छे से दोनों की सहमति बनेगी इसके ऊपर। अब इससे आगे आ जाओ जी। जी ओम सर, जी जैसे हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि यदि आपने जो कृषि वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि 21 दिन में पहला पानी देना चाहिए जिससे कल्ले ज्यादा फूटे। गलत है जी, सरासर गलत है। उनको समझाना 30 दिन की सिंचाई, 30 दिन का नमी तो हमारी खेत में है। हमने जब पड़े करके गेहूं बोया है तो 30 दिन की नमी है। ये तो हरित क्रांति का कुचक्कर में डालने के लिए हमारे को भाई फल्ड इरिगेशन कर दो, ऑक्सीजन की कमी होगी ये दिखा दिया भाई। अब ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधा उचित सांस ले नहीं पाता तो वो उसमें हल्का हरापन आ जाता है। और वो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो कहते हैं भाई ये तो अब यूरिया मांग रहा है, इसको यूरिया दो। जब यूरिया डालते हैं तो वो फिर पानी मांगने लग जाता है। जब पानी लगाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उसका रंग और तरह का होता है, फिर कह देते हैं अब ये फिर यूरिया डाल रहे हैं। तो यूरिया पानी इस कुचक्कर में डालने के लिए था जी वो हरित क्रांति की आड़ में जो इस किसानों का बेड़ा गर्क कराया है नहीं इस देश के किसानों का, उस कुचक्कर का हिस्सा है ये। इस इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा हमारे को और तभी आगे बढ़ पाएंगे जी हम। तो उसके बाद इंसेक्ट, फंगस, इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए हमारे को एक चीज का ध्यान रखना है जी, चाहे वो रासायनिक खेती करने वाला किसान हो चाहे वो जैविक खेती करने वाला किसान हो। जब हम स्प्रे करते हैं किसी भी चीज का तो स्प्रे करते वक्त हमारे को ये ध्यान रखना है जी, अमावस और पूर्णिमा समझते होगे आप सारे साथी, अमावस और पूर्णिमा। जी 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 अमावस और पूर्णिमा से एक दिन पहले और वही दिन अमावस और पूर्णिमा का और एक दिन उसके बाद का, तो टोटल 72 घंटे का टाइम पीरियड बनया जी। एक दिन पहले वो दिन और उससे अगला दिन 72 घंटे का जो समय है, इस समय में ही हमने स्प्रे करना है। और हर 15 दिन का सर्कल बनाना है स्प्रे करने का। तो इसका पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, वो कीट पतंगों का मीटिंग टाइम है जी अमावस और पूर्णिमा का। हमने स्प्रे के माध्यम से, वो स्प्रे में रासायनिक का नहीं कह रहा, वो स्प्रे कह रहा हूं मैं अपने गो कृपा अमृत का, जो हमने 12 लीटर पानी और 3 लीटर गो कृपा अमृत वो एक टंकी में घोल के उसका स्प्रे करना है। वो स्प्रे हमने अमावस और पूर्णिमा के दिन करना है, यानी कि 15 दिन, आज अमावस है तो 15 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, उससे 15 दिन बाद फिर अमावस आएगी। ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा। हमने स्प्रे का सर्कल भी ऐसे ही चलाना है ताकि हम स्प्रे के माध्यम से उन कीट पतंगिया के मीटिंग टाइम को डिस्टर्ब कर दें, जिससे उनकी वंश वृद्धि रुक जाएगी, कम हो जाएगी। और वंश वृद्धि रुक जाएगी तो बीमारी कंट्रोल में रहेगी जी। यही है खेती करने का उचित तरीका। इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आपका समझ में अच्छे से आ जाएगा। हम गलती क्या करते हैं जी, जब बीमारी का अटैक हो जाता है तब स्प्रे करते हैं। नहीं, आप हर 15 दिन बाद गो कृपामृत का स्प्रे करते रहिए, परमात्मा की दया से आपके बीमारी नहीं आएगी। अगर फिर भी आती है तो जो और किसान साथी, या मैं भी यही बताऊंगा, कड़वे पत्ते गौ माता के इसमें गौमूत्र में 6 महीने पुराने सड़ा कर रखिए और तब आप उनका प्रयोग करिए, वरना आपको इसके प्रयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा जो विषय था
वो लगभग लगभग मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है जी। फिर भी अगर कोई किसान साथी कुछ पूछना चाहे तो स्वागत है जी उसका। जी गेहूं ओम में सिंचाई कुल कितनी, ओम गेहूं सर, में सिंचाई कुल कितनी करनी पड़ती है? हम तो 2 सिंचाई करते हैं जी, और एक बीच में बारिश आ नहीं, जाती है, तो कुल नहीं मिला के सर, 3 पानी हुए। नहीं, एक तो अपना पलेवा हो गया, पलेवा के पलेवा के बाद में, हाँ, 2 2। पलेवा के बाद में 50 दिन बाद पहली सिंचाई करना। जी बिल्कुल। अच्छा, और फिर उसके बाद 50 दिन के बाद? उसके बाद तो फिर जब आपको ये लगेगा कोई भी फसल हो, उसका ऊपर से 5वां हिस्सा जब तक पीला नहीं होता नहीं, तब तक उसको पानी की जरूरत नहीं है। हम जबरदस्ती कर रहे हैं उसको देने के लिए। समझे आप भाई, आपकी 1 फुट की फसल है कोई भी, उसका 5वां हिस्सा यानी कि लगभग 2 इंच वो ऊपर से पीला नहीं हो जाता पानी की कमी में, हम्म। तब तक भी वो सरवाइव कर सकता है जी आराम से। उसको इतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना देर ये रखते ही नहीं, हम तो पानी पे पानी लगे रहते हैं बस। 2 से जी 3 आप पानी शायद देने की फसल में। तो नरसिंहपुर का किसान, शायद आप मान सिंह गुजर की बोल रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, मान सिंह गुज्जर नहीं जी, मैं नंबर दे दूंगा आपको, उनने एक गन्ने की किसान खेती कर। आदरणीय अशोक अशोक पटेल साहब, थोड़ा सा क्या है, अपन किसान की चर्चा अपन वैसे कर लेंगे क्योंकि सदन का हाँ समय एक निर्धारित समय है, और इस जी पे अधिक से अधिक किसान संवाद कर सके, प्रश्न कर सके, हाँ हाँ फिर अपन जानकारी ले लेंगे कोई। तो मेरा निवेदन है सदन से कि आदरणीय हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उनसे अपन जो उनके वो तरीका बता रहे हैं उसमें क्या आपके मन में सवाल आ रहे हैं वो जरूर करने का कष्ट करें। और जी। इसके पहले मैं आदरणीय जी, कोई किसान है? ओम हाँ जी, प्रदीप राज वर्मा जी, आपका स्वागत है। ओम सर, ओ, सर ये बताइए कि गोकतपा अमृत का स्प्रे करना है, और उसके अलावा क्या हम बेस्ट डिकम्पोजिटर का कर सकते हैं क्या स्प्रे? वेस्ट डीकम्पोजर में है जी 3 4 5 तरह के बैक्टीरिया, और गो कृपा अमृत में है लगभग लगभग 70 तरह के बैक्टीरिया। तो जो डीकम्पोजर में 3 4 5 बैक्टीरिया वो उसके अंदर हैं, तो डीकम्पोजर वाला काम तो गो कृपा अमृत ने करना ही करना है। तो डीकम्पोजर को आप एक बार साइड में रख दीजिए, क्योंकि 3 बैक्टीरिया के लिए आप कर रहे हो, उसमें वो हैं तीनों, उससे अलग भी हैं और 50 तरह के बैक्टीरिया जी। और दूसरा प्रश्न ये था सर कि ये तो गेहूं के लिए आपने बतलाया, यदि मेरे पास फल बाग है, फल बाग में हमको कितने दिनों में सिंचाई करना चाहिए? देखिए जी, सिंचाई का तो मामला, जब आपका फूल लगेगा तो अलग है, जब आपका फूल फल पे आ जाएगा तब अलग है, जब आपका बाग फल आपने ले लिया और खाली है तो अलग है। वो तो उचित समय के अनुसार और उचित वातावरण के अनुसार आपने दिखना भाई आपके क्षेत्र में किस टाइम पे कितनी गर्मी रहती है। भाई महाराष्ट्र के लोगों का अलग वातावरण है, हरियाणा के लोगों का अलग वातावरण है। दूसरा जो मैं बता रहा था भाई, फल के टाइम पे जो सिंचाई का समय है वो अलग है, और बगैर फल के अलग है। तो वो आपने अपने धैर्य और विवेक से काम लेना पड़ेगा जी। पद्धति किसी भी, कोई गुरु हो, कोई हमारे जैसा किसान साथियों बताने वाला, उसकी पद्धति पूरे भारत में नहीं लागू होगी। आपका खेत अलग, आपकी जमीन अलग, आपकी फसलें अलग, आपका पानी अलग, आपका मेहनत करने का तरीका अलग। तो जो आप अपने हिसाब से करके सीखोगे वही आपके काम आएगा, किसी की बती रटी रटाई बात मानोगे नहीं काम आएगी। हाँ, जो स्प्रे का बताया मैंने, जैसे कोई नहीं बताता, आप अमावस और पूर्णिमा के दिन करिए, वो पूरे देश में लागू है जी। जी ओम जी। सर, हमारा प्रश्न ये है कि आपकी बोनी जैसे हम मध्य प्रदेश में, मैं नर्मदापुरम से बोल रहा हूँ, यहाँ पर 3 फसल है, जी धान, गेहूं और मूंग। अब जी धान के बाद ही सारा गेहूं बोया जाता है, और जी ये नवंबर के आखिरी सप्ताह तक बोनी होती है। जी इस स्थिति में जो है, और धान पर ही जो है वो गेहूं बोया जाता है जी मास में। जी जी। तो इसमें कैसा करना चाहिए?
देखिए, मान लो आपने अपनी दान निकाल ली और दान निकालने के बाद वो जो कटरो है नी हमारे, उनको दान के वेस्ट को काटने वाला ट्रैक्टर के पीछे लगा है, कुछ और कहते होगे आप उसको, कटिंग करता है जो, जी उससे कटर से कटिंग करके आप, और अगर आपके पास वो बड़ा ट्रैक्टर है जिस जीरो ड्रिलिंग बिजाई बोलते हैं जिसको, उससे अपनी जी गेहूं की बिजाई कर दीजिए और गो कृपामृत 2000 लीटर जी आप उस खेत में जाने दीजिए, तो गो कृपा अमृत के बैक्टीरिया उस आपकी पराली के वेस्ट को खाद जी में बदल देंगे। जो जी डीकम्पोजर शुरुआत में जब आया था हमारे को यही कहा गया था भाई डीकम्पोजर डीकम्पोज कर देता है, तो गो कृपा अमृत के अंदर भी डीकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया हैं। अगर जिस किसान साथी के पास गो कृपा अमृत उपलब्ध नहीं होता, वो डीकम्पोजर का प्रयोग करे इस उसमें संदर्भ में। हाँ फिर जी। सर जो आपकी जो गेहूं की फसल है ये कितने दिन की है और आप बोनी कब करते हो? हमारे गेहूं की फसलें नवंबर में बिजाई शुरू हो जाती है जी, 1 नवंबर से, और दिसंबर तक भी चलती है, लास्ट दिसंबर तक करते हैं, 2 महीने 60 दिन के अंदर करते हैं जी। और अभी निकाल लिया हमने 15 अप्रैल, और 5-7 मई तक क्लियर हो जाती है। 15 अप्रैल को फिर कटाई शुरू करते हैं जी, नवंबर की बिजाई की। जी सर। और जैसे हमारे यहाँ पर सर जो हम 322 बोते हैं जो लगभग लगभग 110 दिन की फसल है। ये जी, आपकी सी 306 कितने दिन की है? C306 हमारे यहाँ जी, हमारा एक क्षेत्र तो जो राजस्थान के साथ में लगता है, वो तो इसको 10-15 दिन पहले ही पका देता है। और इधर जो हमारा ये यमुनानगर, आपका जगाधरी, अंबाला, ये बेल्ट है, इसमें 15 दिन लेट तैयार होता है, लेकिन प्रोडक्शन में फर्क है। 1 मन 2 मन इधर ज्यादा निकलता है, जहां ज्यादा समय लगता है। जी जी। और सर जैसे आपने कहा तुलसी बोई है, तो ये जी तुलसी जैसे हम मान लो अभी धान लगाएंगे, जी। तो तुलसी के बीज कहाँ मिलेंगे और तुलसी कब बोएंगे? किसी भी बीज वाले से मंगवा लो आप, रखता कोई नहीं, लेकिन मंगा के आपको दे देंगे सब। ज्यादा नहीं, 200-300 रुपए का खर्चा है 1 एकड़ का। अभी बो दीजिए आप, जब धान लगाओगे उस टाइम उसको मल्च कर देना खेत में। जी जी। तो तुलसी कहाँ बो, से मिलेगा सर ये बीज? किसी भी बीज वाले से मंगवा लेना जी, ले आएंगे, आराम से ले आएंगे। जी सर, आप पहुंचा सकते हैं क्या सर? हम कोरियर के माध्यम से आप तक पहुंचा पाएंगे जी। और उसके रेट क्या है सर, बता दें, और कितना डालना है 1 एकड़ में? ऐसा है जी, हमने पिछले 11 साल में थोड़े बीज का किसी से कुछ नहीं लिया, सिर्फ कोरियर का खर्चा आपने देना है। अगर आप ज्यादा मात्रा में लेोगे तो आपने खर्चा देना है, 1 किले के लिए कोई खर्चा नहीं देना किसी भी किसान साथी ने। चाहे वो तुलसी का बीज हो, चाहे वो घिया का हो, तोरी का, कद्दू का, पेठे का, इस तरह के सब्जियों के देसी पुराने बीज, पैगंबरी गेहूं, जो पुराने बीज थे उनको सहेजने का, और उनको हमारे भाई हर एक किसान साथी के प्रयोग में आए, वो इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम बीज का पैसा नहीं लेते जी, कम मात्रा में। अगर आप ज्यादा लेोगे तो आपने पैसा देना पड़ेगा। सर 1 एकड़ के लिए तो मतलब हम पैसे भी देंगे, तो 1 एकड़ का बीज तो आप भेज सकते हैं? भेज देंगे जी, भेज देंगे। जी ओम सर। जी धन्यवाद। आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि विक्रम सिंधु जी, बहुत सुंदर हमारे योगाहार में चर्चा हो रही है, और ज्यादा समय न लेते हम आदरणीय सर पवन गेहूं के अलावा कोई दूसरी फसल? नहीं, मैं तो कह रहा हूं जी, गेहूं हमारा भोजन है ही नहीं, ना गेहूं का भूसा हमारे पशुओं का भोजन। लेकिन अब एकदम से मैं आपको कह दूं भाई गेहूं को छोड़ दीजिए, वो भी गलत होगा। भाई किसान इस उस पे खड़ा है चौराहे पे, वो किधर जाए उसको पता ही नहीं, तो धीरे 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 करके हम उसको पटड़ी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। वो अपने परिवार के लिए सर एक हमने कनाल। गेहूं कम करके हम मक्के की खेती करते हैं, पशु आहार जी बनाते हैं, जी साइलेज। जी आपको बता दें, साइलेज बनाते हैं सर हम लोग। जी।
और बहुत अच्छी गेहूं बात है जी। उत्पादन तो मेरा आदमी ये जी जी आदमियों का गेहूं तो उगाते, हम पशुओं के लिए उगाते हैं सर। जी जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको, अगर इस तरह की बातें हम 1-to-1 कर लेंगे, पर्सनली कर लेंगे, नंबर हम शेयर कर लेंगे एक दूसरे का, गेहूं की जगह हम, ये जो सरकार भी अब मिलेट्स के पीछे पड़ रही है, काफी सालों से हम भी कह रहे थे भाई हम ये गेहूं को छोड़ दें, हमारे जो मूल अनाज थे, जो हमारे बुजुर्ग खाया करते, जिससे हमारी जमीन की उत्पादक अक्षमता भी बनी रहती, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता, रोग प्रतिरोधक अक्षमता भी हमारे अंदर बनी रहती। अब अंता का तो बट्ठा बिठा दिया इसने, गेहूं ने। अब समझ में आया है जयकर लोगों के, भाई हम गेहूं को छोड़ दें, लेकिन अब भी 1% का आया है। तो गेहूं से तो धीरे 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 हमने दूर होना है जी। और इस की गेहूं से दूर करने के लिए भी हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। भाई गेहूं की जगह हम क्या करें, लेकिन एकदम पूरे खेत में ना करें, थोड़ा 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 करके बदलाव करें हम। जी आदरणीय आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट, जी 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 गणेश सिंह आदरणीय, जी, आप जैसे हम अपना सभी सवाल करिए। प्रकार की फसल की खेती करते हैं, खेती के बाद में एक फसल लेने के बाद में हमारी धरती माँ को 90 दिन का विश्राम चाहिए, उसको पानी ना दे और खेत की जुताई करके छोड़ दे, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप बोल रहे कि लगातार फसल लगाते जाओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी, आपने जब आपकी खेत को बांध करके छोड़ दिया, तो उसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा सूर्य का, और आपका कार्बन कंटेंट जो आपने इकट्ठा किया है वो खत्म हो जाएगा सारा। हमारे हिंदुस्तान में ये बड़ी मोटी समस्या है, इससे हम सिर्फ एक के काम करके निजात पा सकते हैं, अपने खेत को भरा कर रखें, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश, जमीन के ऊपर कह रहा हूं जी, मैं फसल के ऊपर नहीं कह रहा, जमीन के ऊपर सूर्य का प्रकाश ना पड़ने दें। क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, 35 डिग्री से टेम्परेचर ज्यादा होते ही हमारा कार्बन कंटेंट खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप 1 साल 2 साल मेहनत करके वो कार्बन कंटेंट इकट्ठा करोगे जमीन का, उसको बढ़ाओगे धीरे धीरे, और वो प्रकाश से फिर खत्म हो जाएगा, तो उसका मैं तो नहीं मानता जी कोई फायदा, नुकसान ही होता है किसान को। आज के जी आधुनिक युग में तो बड़े बड़े ट्रैक्टर से पलवा करते हैं हर किसान, हाँ, और बड़ी गहरी जुताई करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं गर्मी में तपने के लिए। तो इसीलिए तो उनके साथ हमारा वैचारिक मतभेद रहता है। वो हमें लगता है, हमें हमें ऐसा आभास हो रहा है कि आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय के पास बहुत ज्यादा इसका अनुभव है, ज्ञान है, और सदन में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं किसान भाइयों के, लेकिन घड़ी समय बता रही है। मैं चाहूंगा कि इसको कंटिन्यूअस रखें अपन। कल भी हम आपको आपसे निवेदन करते हैं कि क्योंकि कई किसानों के सवाल रह गए हैं जो आपने पद्धति बताई है, तो इसको अपन जी निरंतर रखेंगे। किसान सवाल करेंगे। मैं चाहूंगा कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से हमारे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के से हमारे आदरणीय पवन कुमार जी सदन में जुड़े हुए हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वो संवाद करें, और इसके बाद जो है हम निरंतर इसको जारी रखेंगे। जी आदरणीय पवन कुमार जी। जी नमस्कार, धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि, उनका अभिनंदन है। और कितनी सुंदर बात आज वार्तालाप चल रही है। हमारे बहुत सारे किसान और बहुत सारी हमारी वार्ता पिछले 2 वर्षों से चल रही है, और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर ही हम केंद्रित हैं, उसके विभिन्न आयामों के ऊपर। लेकिन आज भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसने हमारी उत्सुकता बढ़ा दी है, हमें काम सोचने के लिए पुनः मजबूर कर दिया है, और शायद कुछ नई पद्धतियों की तरफ बढ़ने के लिए भी हमें प्रेरित किया हुआ है। तो हमारे जितने भी साथी ने अभी तक के संवाद किया, बहुत सुंदर संवाद है, और कल भी इसकी चर्चा हम जारी रखेंगे, इसका भी अनुरोध किया जा रहा है। और ये जो सीखने सिखाने की जो हमारी ये पद्धति है, ये निरंतर जारी रहनी चाहिए। किसान से किसान को बेहतर तरीके से सीख सकता है, समझ सकता है। यही कार्य हमने जो शुरुआत की थी, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए की थी, क्योंकि वह अनुभव आधारित होता है। हम अनुभव आधारित चीजों को जब हम कहते हैं कि मुझे 1 एकड़ में 100 किलो गेहूं से अब मुझे केवल 2 किलो गेहूं करना है, तो ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। अगर वो 5 किलो भी हो जाए, वो 10 किलो भी हो जाए, तब भी हमारी बचत हो रही है। तो ऐसे अनुभव को हम सुनना चाहेंगे, और ऐसे किसानों के साथ आगे भी संवाद रहेगा जिनको कि आपने प्रभावित किया है, प्रशिक्षित किया है, प्रेरित किया है। तो आने वाले समय पर हम 1-2 दिन इसी चीज पर हम
चर्चा करें और खुल करके इस पर बातचीत करें। इस मंच के माध्यम से हमारे बहुत सारे किसान अलग अलग राज्यों से जुड़े हैं और उनको सबको अपनी जलवायु के क्षेत्र में जो भी उनके वहाँ उचित संसाधन है, जो भी उनकी क्षमता है, उसके अनुरूप और अनुभव के अनुरूप और वैरायटी के अनुरूप और जो वहाँ की आपकी परंपरा है, गाय की जो परंपरा है और जो पोषण देने की परंपरा है और आपको कीटनाशक बनाने की जो समय आपने बताया है, जो पूर्णिमा और अमावास के आसपास का जो समय है, ये भी कितना देखिए महत्वपूर्ण चीज है। और मुझे लग रहा था मैं आज पहली बार मतलब इस कक्षा में आ रहा हूँ, एक जैविक कक्षा में आ रहा हूँ। तो यह सीखने सिखाने की परंपरा हमारी जारी रहेगी। आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने बताया। कल भी हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे और इसी तरह से ये कार्य आगे बढ़ते रहेगा। ऐसे अनुभव आधारित कार्यों से ही हम आगे सीखेंगे। और आज भी हमारी जैसे योग कक्षा रही है, हालांकि वो नेपाली भाषा में हो रही थी, लेकिन कितने सुंदर तरीके से बहन जी ने न केवल योग कराया बल्कि संगीत संगीत मतलब गीत भी गाए और ऐसा आभास नहीं हो रहा था कि हम कुछ दूसरी जगह पर हैं। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं तो हमें नई चीजें हम सीखने की तरफ प्रेरित होते हैं। तो आज का यह सत्र बहुत सुंदर है, आज की कक्षा बहुत सुंदर है। कल भी इसको हम जारी रखेंगे और जो अब समय बाकी है उसमें जो भी प्रश्न लेते हुए आगे इसको बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। अपने सदन में हम अपना मार्गदर्शन जैसा कि देती रहती है, हमेशा जुड़े रहते हैं, हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे चीफ गेस्ट महोदय और हमारे योग शिक्षक जो आते हैं उनका मनोबल बढ़ाते हैं। आदरणीय मेनपाल सिंह जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, अभी समय है कुछ मिनट के लिए। जी आदरणीय मेनपाल जी। मेरा सदन को प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि विक्रम सिंधु जी को तहे दिल से धन्यवाद, जो हमारी से कार्यक्रम में उन्होंने टाइम निकाला और अच्छी जो वार्तालाप जो चल रही है खेती के बारे में, बीज के बारे में और जो अपनी जैविक दवाइयाँ तैयार करनी है। मैं ज़्यादा टाइम न लेता हुआ और किसानों को टाइम क्यों, हमारी तो वार्तालाप चलती रहती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विक्रम सिंधु जी है ये बहुत ही अच्छे किसान है, जो एक प्रकार के जो भगत सिंह है मानते हैं हम इनको, जो एक पुलिस में कांस्टेबल होते हुए भी इन्होंने जो जैविक खेती के प्रति लोगों को आकर्षित करने का जो इन्होंने जो कार्य कर रखा है और अपने ही खर्चे पर साल में 2 बार ये सम्मेलन करते हैं, जो 1015 जो से किसान जो जुड़ते हैं उनकी भोजन की व्यवस्था करते हैं, रहन सहन की व्यवस्था करते हैं और उनको बीज उपलब्ध करवाते हैं। और हर मेले के अंदर जो साल में 2-3-4 मेले लगते हैं हमारे हिसार के अंदर, तो उसमें जो गो कृपा अमृतम है वो फ्री वितरित करते हैं, किसानों को ज्यादा जागरूक करते हैं। इसलिए मैं ज्यादा टाइम न लेता हुआ धन्यवाद, प्रणाम। सदन कोटि कोटि नमन करता है और आदरणीय मेनपाल सिंह, आपका धन्यवाद। आपने जो है आदरणीय भाई साहब के बारे में बताया, कितना पुरुषार्थ करते हैं, इस वाकई में भगत सिंह जी हैं। क्योंकि आज हमारा जैविक प्राकृतिक खेती का जो युद्ध चल रहा है उसमें हमारे जो, मैं तो शहीद ही कहूँगा, क्योंकि जो अपना सबको सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। पहले जो है व्यक्ति जीवन देता था, आज व्यक्ति का समय और पैसा जो दे रहा है, जो अपनी सोच का जो है यहाँ सोच प्रदान कर रहे हैं, अपनी समझ प्रदान कर रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने परिवार के लिए जीता है, और जो समाज और देश के लिए जी रहे हैं वही हमारे लिए सम्मानित है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सदन में उन्होंने हेडरेस किया था, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपना सवाल रखें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और मुख्य अतिथि जो है उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरा अनुरोध मुख्य अतिथि जी से है कि उनके संपर्क में कई राज्यों के कई किसान हैं, तो कल वो जब वार्ता रखे तो उसके पहले यदि अलग अलग राज्यों के कम से कम 4-5 किसानों के नाम और उनके नंबर यदि वो आज मुन्नीलाल जी के पास में या जो किसी के पास में दे देते हैं, और मुन्नीलाल जी अगर हम सबको दे देते हैं और उसमें से कोई किसान अगर मुख्य अतिथि जी कल 2-4-5 किसानों को वहां पे लाके उनके अनुभव अगर सदन को देते हैं, तो मुझे लगता बहुत खुले से चर्चा होंगी और बाकी किसानों के अलग अलग क्रॉप्स के, गेहूं के बारे में ही नहीं,
तो और अलग अलग फसलों के बारे में जो भी उनके अनुभव होंगे, वो अनुभव यदि साझा होते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत एक क्रांतिकारी कदम सीखने की और सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत अच्छा होगा। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर सुझाव आपका आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी आपने दिया है कि हमारे जो आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय के जो किसान हैं, उन किसानों से निवेदन किया जाएगा कि वो जुड़ेंगे और वो अपना अनुभव बताएंगे, जैसा कि हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने बताया। फिर उन्होंने आपके बताए अनुसार क्या किया, क्या कमी रखी और क्या सुधार करना है, तो उनको भी मार्गदर्शन मिल जाएगा और हम लोगों को भी पता पड़ जाएगा कि आपके द्वारा बताए गए फलाने किसान ने कैसे किया है। ये बहुत अच्छा, क्योंकि सदन में चर्चा होगी। और मैं तो कहता हूं अगर सदन में चर्चा होती है तो एक दिन और बढ़ेगा तो भी बढ़ा देंगे, क्योंकि मुख्य उद्देश्य हमारा किसानों का कल्याण है। जैविक प्राकृतिक खेती का घर घर तक पहुंचाना, किसान के खेत तक पहुंचाना ही उद्देश्य युगाहार कार्यक्रम का है। तो हम क्यों ना अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। और हम निवेदन करेंगे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय का कि इन किसानों के हमें नंबर उपलब्ध करा देंगे, रंजना जी को करा देंगे, तो हम लोग संवाद कर लेंगे, या अगर आप कष्ट कर सकें तो उनको आप सूचना दे करके लिंक भेजने का कष्ट करें। बहन जी बिल्कुल। वर्षा जी ने बहुत पहले हैंड रिच किया था। बहन वर्षा जी हमारी योगाचारिणी है और बहुत अच्छी योग क्लास लगाती हैं। अगर उनको कोई बात रखना है तो मैं उन्हें सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, बहन वर्षा जी आए और अपनी बात हमारे चीफ गेस्ट महोदय से या योगाहार सदन से रखना चाहती है तो स्वागत है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपका हैंड रिच था, और जिसका भी हैंड रिच होता है मैं उनको आमंत्रित करने का प्रयास करता हूं। समय के अभाव में कभी कभी नहीं कर पाता हूं तो दूसरे दिन भी उनको मौका देता हूं। योगाहार कार्यक्रम निरंतर चल रहा है किसान के लिए और हमारे आम नागरिकों के लिए कि हम स्वस्थ कैसे रह सकें। और हमारे जो है आज के आदरणीय श्री विक्रम सिंह सिंधु जी, जो सिंधु कुदरती फार्म खाड़ा खेड़ी हिसार और हरियाणा से है, जिनके बारे में हमारे मैनपाल जी ने बताया कितना पुरुषार्थ करते हैं। यह पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत मैं आपका स्वागत अभिनंदन अभिनंदन करता हूं। और आज का समय लगभग हो गया है और मैं रंजना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपसे लगातार संवाद करके और इस व्यवहार कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं रंजनी जी के पास चलता हूं और वो आए और सबका आभार ज्ञापित करें। और माननीय चीफ गेस्ट महोदय से कल के लिए और अगर समय और अगर जरूरत पड़ जाती है तो परसों के लिए भी निवेदन करने का कष्ट करें ताकि वो स्वीकार करें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। जी जी धन्यवाद। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज की हमारी योग शिक्षिका नेपाल से रही बहन शकुन जी ने बहुत सुंदर कक्षा ली, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्री विक्रम सिंधु जी, कुदरती फार्म गांव खंडा खेड़ी हिसार हरियाणा से थे। उन्होंने बहुत सुंदर बहुत अच्छे से हमारे इस योगाहार मंच पर किसानों के बारे में, किसानों को जो भी समस्या है उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, गेहूं के बारे में और भी जो भी फसल होगी उसके बारे में वो तत्पर हमें सेवा देने के लिए निरंतर मुझे लगता है वो सेवा देंगे। तो ऐसे प्रचंड पुरुषार्थ है उनका जो है वो एक पुलिस में शायद थे और फिर भी उन्होंने वो जैविक जय जवान और जय किसान उनके अंदर ये सब गुण दिख रहे हैं। तो ये बहुत प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए और उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जी भाई साहब, और कल भी हम इस योगाहार मंच पर आपका समय लेंगे एक दिन और फिर हमें सेवा दीजिए। जी बिल्कुल। और चलिए अभी समय हो गया है, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि सभी